हेलो बच्चों, अपन शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पहले चैप्टर की, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो भाई, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अराउंड अगर अपन देखें तो इससे सीधे सीधे 5 से 6 क्वेश्चंस बैठ जाते हैं नीट के पेपर में। एवरेज अगर आप देखोगे काफ़ी पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो 5 to 6 क्वेश्चन इससे इजीली बैठ जाते हैं। तो अपन इस चैप्टर के अंदर शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जेनेटिक्स। भाई जेनेटिक्स क्या होता है? देखो, टर्म्स जो जेनेटिक्स हैं उसके अंदर दो ब्रॉड टर्म्स आती हैं, एक आती है हेरिडिटी और एक आता है वेरिएशन। तो पहला अपन टर्म देखते हैं हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। देखो भाई, हम हैं, हमारे मम्मी पापा के भी मम्मी पापा, उनके भी मम्मी पापा, भाई कितने सालों से चला आ रहा है सबके मम्मी पापा सबके मम्मी पापा। तो हमारे मम्मी पापा ने हमें कुछ दिया है और हमने उनसे वो पर्टिकुलर चीज इनहेरिट की है। ठीक है, जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ वो आज हम किस नाम से जानते हैं? जीन के नाम से। ठीक है, सो हेरिडिटी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो आप कह सकते हो जीन को जब हम इनहेरिट करते हैं उससे ही हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं वर्ड बोल रही हूँ जीन को हम इनहेरिट करते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है, हम पेरेंट्स से इनहेरिट करेंगे। एक हमारे पापा और डेफिनेटली एक अपनी मम्मी, ये दोनों क्या कंट्रीब्यूट करते हैं तुम्हें पता है? पापा की साइड से कंट्रीब्यूशन होता है स्पर्म का, ठीक है, और मम्मी की साइड से कंट्रीब्यूशन होता है ओवा का। जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है क्या फॉर्म होता है? जाइगोट। और लेटर ऑन यही जाइगोट डेवलप हो जाता है बेबी में। तो बेबी का जो भी कैरेक्टर है, जैसा भी है, वो उसने इनहेरिट किया है अपने मम्मी पापा से। इसी को हम ब्रॉडली बोलते हैं हेरिडिटी, जो इनहेरिट कर रहे हैं हम कैरेक्टर को। नेक्स्ट इधर देखते हैं वेरिएशन। यार अब देखो, वेरिएशन बहुत ही आसान सी चीज है। ये तुम हो, ये तुम्हारे कोई भाई बहन है, ठीक है, हमारे भाई बहन होते हैं। हम सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं क्या यार? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम सब अलग अलग दिखते हैं। हम सब अलग अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि दो हमने सेम जेनेटिक मटेरियल लिया है, बट उन सेम जेनेटिक मतलब सेम पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल लिया है, बट उसके अंदर भी डिफरेंस होता है। और वो ही डिफरेंस जो हमारे अंदर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हम ह्यूमन स्पीशीज हैं तो हम सारे एक जैसे नहीं दिखते। हमारे अंदर जो डिफरेंस आ रहा है एक दूसरे से दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। और जब आप हेरिडिटी एंड वेरिएशन दोनों को साथ में पढ़ते हो उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। यानी कि इन शॉर्ट यू कैन से जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस जहां पर आप हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। चलो, ये तो हो गई पहली बेसिक डेफिनेशन। आ जाओ, चलो अब छोटी मोटी बातें और कर लेते हैं। जेनेटिक्स टर्म को सबसे पहली बार किसने दिया था? बैटसन ने। ये छोटी मोटी बात हमें याद होनी चाहिए। जेनेटिक्स के फादर हम बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं हमारे बैटसन। और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं हमारे मॉर्गन। मॉर्गन का जो पूरा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, लिंकेज फिनोमिना कैसे आया, क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया, रिकॉम्बिनेशन जैसी बातें सारी जो हैं ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर करी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो इसीलिए हम इन्हें एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर बोलते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से। इन टर्म्स को पढ़ने के बाद ही हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है कि कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझना है। और सबसे पहला टर्म आया जीन। भाई जीन तो आज हम बोलते हैं, जब मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल ने जीन वर्ड ना यूज करके फैक्टर टर्म यूज किया था। देखो कैसे समझेंगे अपन इसे। ये अपन है, ठीक है भाई, डेफिनेटली तुम्हें पता है अपन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि हमारे पास क्या है? सेल्स है। ठीक है, तुम्हें सबको पता है सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मार्क कर लेते हैं इसको। सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर सबको पता है वी हैव क्रोमैटिन मटेरियल। हमारे पास उलझा हुआ धागे जैसा क्रोमैटिन मटेरियल होता है। ठीक है, इस क्रोमैटिन मटेरियल को अगर मैं थोड़ा और अच्छे से जूम कर दूं, जो तुम कहते हो क्रोमोजोम, जब हमारा सेल डिवाइड करता है उस टाइम पे हमारा यही क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोजोम फॉर्म करता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है ना। इस क्रोमोजोम को अगर मैं देखूं तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है। इट इज मेड अप ऑफ वन डीएनए एंड सेकेंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। तो एक हो गया आपका डीएनए, एक हो गया आपका हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए को भी तुम और अच्छी मस्त खोल के देखते हो तो ऐसा मस्त चोटी जैसा स्ट्रक्चर आता है, ऐसी गुथी हुई चोटी, प्लेट्स जो अपन बनाते हैं लड़कियां, है ना, वैसा डीएनए जो है वो ऐसे आता है।
तो इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस यूनिट को हम जीन बोलते हैं। भाई कितना अंदर देखो, सेल के अंदर आपने देखा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल, उसके अंदर आपने देखा डीएनए में जो यूनिट है दैट इज जीन। तो इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि जो बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस की, इसकी डेफिनेशन क्या बन गई बेसिकली, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ये बन गई आपकी जीन। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं अलील। पर अलील समझने से पहले तुम होमोलोगस क्रोमोसोम समझो तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। आओ जरा कलर चेंज करें, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम देखो, जस्ट अ सेकेंड। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है देखो, अगर मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस अपने पास कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल, वी हैव 46 क्रोमोसोम। और ये 46 क्रोमोसोम में से अगर मैं पापा का कंट्रीब्यूशन देखूं तो एग्जैक्ट 23 क्रोमोसोम है, और अगर मैं मम्मी का कंट्रीब्यूशन देखूं तो एग्जैक्ट 23 क्रोमोसोम, यानी कि दोनों मम्मी पापा ने यार बराबर बराबर क्रोमोसोम दिए अपन को 23। अब इन 23 क्रोमोसोम को अगर मैं लाइन से जमा दूं, इमेजिन करो जैसे तुम्हारे पास 23 पापा से आए, 23 मम्मी से आए, उनको अपन लाइन से जमा लें, जैसे कि ऐसे 1 2 3 4 टिल आप आ जाओ 23 तक। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम आपने पापा से लिया, एक आपने मम्मी से लिया। सिमिलरली सेकंड क्रोमोसोम की बात करें तो ये सेकंड क्रोमोसोम, ये अगर मैंने पापा से लिया तो ये सेकंड क्रोमोसोम मैंने मम्मी से लिया। इन शॉर्ट फर्स्ट क्रोमोसोम के मेरे पास अगर देखें तो एक फॉर्म पापा से आई है, एक फॉर्म मम्मी से आई है। यही फॉर्म्स होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाती है। समझ रहे हो, यही फॉर्म जो एक तुमने पापा से लिया और एक मम्मी से लिया, ये फॉर्म पेयर में आती हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाती हैं। ठीक है, अब जब तुम्हें होमोलोगस क्रोमोसोम समझ आ गया तो इजीली समझ आ जाएगा अलील क्या होता है। देखो भाई, अभी अपन ने क्लियर किया कि क्रोमोसोम पे ही इंफॉर्मेशन होगी, जीन है ना। तो जस्ट इमेजिन करो ये आपने अपना फर्स्ट क्रोमोसोम लिया, इस फर्स्ट क्रोमोसोम पे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है और मम्मी की साइड के क्रोमोसोम पे भी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है। इमेजिन कर लो यार ये इन्फॉर्मेशन आपके आई कलर की है, इमेजिन कर लो, ऐसा है नहीं, जस्ट एग्जाम्पल, ये आई कलर की इन्फॉर्मेशन है। तो ये आई कलर की इन्फॉर्मेशन का कुछ पार्ट पापा ने भेजा, कुछ पार्ट मम्मी ने भेजा। इन शॉर्ट एक जीन के तुम्हारे पास कितने फॉर्म आए, 2 फॉर्म आए। एक जीन के यू हैव 2 फॉर्म्स, और इसीलिए ये दोनों ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को मिलाकर हम बोलते हैं अलील। तो इन शॉर्ट अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन क्या बन गई, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन इज अलील, जो एक आपने पापा से लिया है, एक आपने मम्मी से लिया है। तभी तो यार तुमने थोड़ा बहुत मेंडल पढ़ रखा है तो तुम्हें पता है, जैसे अपन लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक फॉर्म आपने एक पेरेंट से लिया, दूसरा फॉर्म आपने दूसरे पेरेंट से लिया, इसी फॉर्म को अपन एलिलिक फॉर्म बोलते हैं। तो हमारी फर्स्ट 2, ये थर्ड डेफिनेशन भी हो गई। आ जाओ लोकस। लोकस बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। क्रोमोसोम की वो पोजीशन जहां पे आपका जीन लोकेटेड है, उसी पोजीशन को आप लोकस बोलते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये क्रोमोसोम लिया ना, इस क्रोमोसोम की इस पोजीशन पे मैंने जीन को बताया, तो ये पोजीशन कहलाएगी लोकस। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट चलते हैं। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, बहुत आसान। होमोलोगस क्रोमोसोम हमें समझ आ गया। ठीक है, अब यार ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक इन्फॉर्मेशन पापा से ले रही हूँ, एक इन्फॉर्मेशन मम्मी से ले रही हूँ। ऐसा हो सकता है ना, किसी कैरेक्टर के लिए मुझे मम्मी से भी सेम इन्फॉर्मेशन आई है, पापा से भी सेम इन्फॉर्मेशन आई। मेंडल के कॉन्सेप्ट पे अगर मैं वर्कआउट करूं तो जैसे मेंडल ने बोला, सपोज ये वैसे मटर में स्पर्म और ओवा नहीं है पर हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ये पापा ने एक स्पर्म दिया और ये मम्मी ने ओवा कॉन्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन पापा की साइड से आई जो कि मेंडल का ही ले लेते हैं हाइट के लिए, कैपिटल टी। ठीक है, इधर मम्मी के ओवा ने भी सेम इन्फॉर्मेशन दे दी, कैपिटल टी। तो जब इनका फ्यूजन होगा तो जो जाइगोट फॉर्म होगा उसमें फॉर्म आएगी कैपिटल टी, यानी कि मम्मी ने भी सेम दिया है और पापा ने भी सेम दिया है। इस फॉर्म को जब आप दोनों साइड से, दोनों पार्टी से सेम फॉर्म ले लेते हो, उसी को तुम बोलते हो होमोजाइगस। गलती से होमोलोगस बोल दिया, इट इज होमोजाइगस। ठीक है, अब वर्ड का मतलब देखो, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, आ गया ना, देखो टी कैपिटल टी दोनों साइड से सेम आ रहा है। जाइगस मतलब जाइगोट, यानी कि जाइगोट में अगर आपने सेम फॉर्म ली है तो होमोजाइगस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अगर सपोज करो पापा के स्पर्म से भी मैंने स्मॉल टी ले लिया
और इस बच्चे ने मम्मी के ओवा से भी स्मॉल टी लिया, तो इसके जाइगोट के फॉर्म में स्मॉल टी दोनों स्मॉल स्मॉल है, तो ये फॉर्म अगेन होमोजाइगस फॉर्म है। अब आ जाते हैं हेट्रोजाइगस फॉर्म पे। हेट्रोजाइगस फॉर्म भी कुछ नहीं है, बस जरा सा इसका डिफरेंस ये है, अगर आपने एक मदर से, या मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि पेरेंट्स में से मम्मी से कुछ अलग ले लिया, पापा से कुछ अलग ले लिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे पापा से आपने कैपिटल टी ले लिया और मम्मी से आपने स्मॉल टी लिया, या ऑपोजिट भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो आपने जब ये लिया तो इसका जाइगोट फॉर्म कराओ, क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या अपन ने यहाँ पे दोनों सेम लिए? नहीं, दोनों सेम नहीं लिए। इस कंडीशन में ये कहलाएगा हिट्रोजाइगस। हिट्रो वर्ड का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंट। और जाइगस का मतलब अगेन जाइगोट। इन शॉर्ट जाइगोट में डिफरेंट फॉर्म आना ही हिट्रोजाइगस फॉर्म होता है। चलो भाई, ये डेफिनेशन भी क्लियर है। फटाफट निपटानी है डेफिनेशंस, हमारी एनसीईआरटी में दे रखी हैं डेफिनेशंस अच्छी तरीके से। अच्छा, डोमिनेंट एंड रेसेसिव को अभी अपन समझ लेते हैं इजीली फटाफट। इसको और डिटेल में समझेंगे आगे जाकर, पर अभी आप समझने की कोशिश करो। अभी तुमने देखा होमोजाइगस फॉर्म में तो यार दोनों ही सेम लिए हैं। अगर मैंने कैपिटल टी दोनों साइड से लिए तो वो तो दोनों ही सेम है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। पर अगर मैं हिट्रोजाइगस फॉर्म में दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इस फॉर्म में ये कैपिटल टी ऐसे याद रखो, जैसे सपोज करो मेरे पास में कोई एक बहुत ही बड़ा सा इंसान खड़ा हो जाए, है ना, खली जैसा इंसान खड़ा हो जाए, तो क्या उसके सामने मेरी कुछ चलेगी? कुछ भी नहीं चलने वाली। मतलब इन शॉर्ट मैं उसके सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे हम हमारे मेंडल के फर्स्ट लॉ में, पर अभी के लिए ऐसे समझो, मेरे पास एक बहुत बड़ा इंसान खड़ा है, मैं उसके सामने इतनी सी हूं, तो वो मेरे सामने डोमिनेट करेगा, यानी कि वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, और मैं उसके सामने नहीं कर पा रही खुद को एक्सप्रेस। तो जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अभी हम बात कर लेते हैं कैसे, वो आगे करेंगे, बट अभी के लिए इतना कि जो एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेंट, जो नहीं कर पा रहा बेचारा ऐसे कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो वो रेसेसिव हो जाएगा। तो ये हो गया डोमिनेंट एंड रेसेसिव। इसको डिटेल में अपन आएंगे F1 यू कैन से हमारा फर्स्ट लॉ में। नेक्स्ट आ जाओ, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है यार? देखो अभी तुमने एग्जाम्पल देख लिया, कैपिटल टी सेम है, ये प्योर लाइन है, दिस इज प्योर लाइन, ठीक है। स्मॉल टी दोनों सेम आ रहे हैं, प्योर लाइन। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों का मिक्सचर है ना, वो कहलाएगा हाइब्रिड, ठीक है। आओ नेक्स्ट आते हैं, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। उसको समझने से पहले समझो पेरेंट जनरेशन क्या होता है। देखो सबसे पहले पेरेंट जनरेशन होती है, उनके बच्चे या उनकी प्रोजेनी, जो हम वर्ड यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए हम वर्ड प्रोजेनी भी यूज करते हैं, बच्चों के लिए अपन वर्ड ऑफस्प्रिंग भी यूज करते हैं, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो वो F1 जनरेशन होगी, और फर्दर इनके भी बच्चे F2 जनरेशन होंगे। समझ लो, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो सपोज करो हम पढ़ना शुरू करते हैं, जहां से भी तुम पढ़ना शुरू करोगे वो तुम्हारे लिए पेरेंट जनरेशन है। एग्जाम्पल अपन स्टार्ट करते हैं, अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपके दादा दादी से, ठीक है। तुम्हारी जनरेशन हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं दादा दादी से। तो भाई दादा दादी के अगर बच्चे अपन देखें तो कौन है? पापा, मम्मी मत बोलना यहाँ पर, पापा मम्मी नहीं, ओनली पापा, ठीक है। अब जो दादा दादी की जनरेशन है, यहां से मैंने पढ़ना शुरू किया, तो ये जनरेशन मेरे लिए कौन सी जनरेशन होगी? पेरेंट जनरेशन। और इनका बच्चा यहाँ पे मेरे लिए हो गया F1 जनरेशन, ठीक है। फिर पापा की शादी होगी मम्मी से, ठीक है। मम्मी को मैंने अलग इसलिए लिया क्योंकि ये फैमिली अलग आ रही है, ये अलग फैमिली से आ रही है। इन दोनों का बच्चा मेरे लिए F2 जनरेशन, यानी कि आप, यू विल बी दी F2 जनरेशन। समझ गए? इस तरीके से हम देखते हैं। हालांकि मेंडल के कॉन्सेप्ट में सेल्फिंग हुआ है, पर अपने कंडीशन में सेल्फिंग नहीं होता। ह्यूमंस में यार भाई बहन होते हैं अपन लोग, तो अपन सेल्फिंग नहीं करा सकते। तो समझने के लिए जिस जगह से तुमने स्टार्ट किया वो पेरेंट जनरेशन, उनके बच्चे F1 जनरेशन, और उनके भी बच्चे F2 जनरेशन। इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं ना, अगर सपोज करो मैं इस सेम चीज को पढ़ना स्टार्ट करूं आपसे, यहां से स्टडी करना शुरू कर रही हूं, अगर मैं सपोज करूं, तो अगर मैं यू एंड योर पार्टनर यहां से मैं स्टडी करना शुरू कर रही हूं ना, तो अब आप मेरे लिए पेरेंट जनरेशन है, ठीक है। आपके बच्चे मेरे लिए F1 जनरेशन होंगे, योर किड्स विल बी माई F1 जनरेशन, और इनके भी बच्चों को अगर मैं आगे तक पढ़ूं तो वो F2 जनरेशन होंगे।
तो आई होप आप समझ चुके हो पेरेंट जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन हमें कैसे कंसिडर करनी होती है। ठीक है, चलो आप नेक्स्ट आते हैं। फिनोटाइप, जीनोटाइप, बहुत ही दो आसान से टर्म। फिनोटाइप जीनोटाइप के लिए आप ऐसे याद रखो, पी से फिनोटाइप, पी से फिजिकल। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें दिख रही हूं, ठीक है, देखने में मैं तुम्हें कैसे दिख रही हूँ, छोटी लंबी, जैसा मैं दिख रही हूँ। ठीक है, सो मैं सिर्फ देखने पे दिख रही हूँ, फिजिकली आप मेरे को देख पा रहे हो। तो जब आप फिजिकली देख के बता रहे हो कि भाई ये लंबा है, ये छोटा है, दैट इज फिनोटाइप। जीनोटाइप में आप जी से जीनोटाइप, जी से आप जीन लेवल, ऐसे याद रखो। जीन लेवल का मतलब क्या है, सपोज करो कोई बंदा लंबा है, ठीक है, लंबा है, तो लंबे में अगर मैं मेंडल को लेकर आऊं तो लंबे का बेटा कैपिटल टी भी लंबा ही होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी लंबा ही होता है। ठीक है, लंबा तो दोनों ही है भाई, लंबा ये भी लंबा ये भी है। पर जो कैपिटल टी ये है, ये आपका होमोजाइगस लंबा है भाई, और जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये आपका हेट्रोजाइगस लंबा है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना। तो इसको जीन लेवल पे जब आप जाके देख रहे हो, जीन लेवल पे अगर मैं इसको फिजिकली देखूं तो मैं इसको क्या बोल दूंगी, ये टॉल है। पर अगर मैं इसको जीन लेवल पे जाके देखूं तो मैं इसको बोलूंगी ये होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है। ये हो गया फिनोटाइप जीनोटाइप। नेक्स्ट आ जाओ जीनोम। जीनोम बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ हेप्लॉइड सेल। मतलब इन शॉर्ट यार हेप्लॉइड सेल क्या होती है, सुनो देखो। दो अपने लेवल पे अगर मैं बात करूं तो एक मेरी बॉडी की नॉर्मल सेल है, जैसे सपोज करो मेरी स्किन सेल हो गई, ब्लड सेल या बोन सेल। कितनी सेल हैं यार तुम्हारे पास, सेलों की कमी है क्या, यू आर मल्टी सेल्यूलर। सो जो बाकी नॉर्मल बॉडी सेल्स है ना, ये नॉर्मल सेल्स जो हैं इनके पास कंप्लीट 46 क्रोमोसोम होते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन। ठीक है, जिसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एग्जैक्टली इसका आधा कर दूं मैं, जैसे ह्यूमन के केस में कितना हो जाएगा 23, किसके पास होता है यार 23, ह्यूमन स्पर्म 23, ह्यूमन ओवा 23। तो इनके पास आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ऐसी सेल्स कहलाती हैं हेप्लॉइड सेल, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो हेप्लॉइड सेल है, जैसे सपोज करो स्पर्म की बात चल रही है, तो स्पर्म के अंदर पापा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको आप जीनोम बोलोगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम एक हेप्लॉइड सेल में, उसी को हम जीनोम बोलते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं, पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर क्या है, कुछ भी नहीं है यार। पुनेट स्क्वायर अभी अपन नीचे बनाएंगे, तब मैं वहीं के वहीं बता दूंगी। नेक्स्ट आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, वन। हाइब्रिड अभी तुम्हें मैंने बताया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब आप एक कैरेक्टर को लेके स्टडी कर रहे हो तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। डाई वर्ड का मतलब होता है दो, जब दो कैरेक्टर को लेके आप एक टाइम पे स्टडी कर रहे हो, दैट विल बी डाईहाइब्रिड। तो यहाँ पर आप दो कैरेक्टर की स्टडी करोगे, यहाँ पे ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं हाइब्रिड वाइगर हेटेरोसिस। भाई बहुत आसान है, आप हो, हालांकि आपका नहीं एग्जाम्पल लेना चाहिए, बट नॉर्मली हम ऐसे एग्जाम्पल समझें। मैं हूं, मेरे अंदर कोई कैरेक्टर मेरे पेरेंट्स से सुपीरियर आ गया, यानी कि मैं मेरे पेरेंट्स से उस कैरेक्टर में सुपीरियर हूं, दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड वाइगर या हेटेरोसिस। यानी कि जो ऑफस्प्रिंग आपके पास आ रहा है वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर में, जो भी आप पढ़ रहे हो, वो सुपीरियर है किससे, टू पेरेंट्स। ये सुपीरियर है टू पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड वाइगर या हेटेरोसिस। चलो विद दिस हमारी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो खत्म। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आपको ये समझना पड़ेगा, जेनेटिक्स जो है, जो अपन पढ़ते हैं जेनेटिक्स, वो बेसिकली मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं। तो ये जो जेनेटिक्स आप पढ़ रहे हो, ये सबसे पहली जेनेटिक्स जहां से शुरू हुई थी वहां से अपन पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो उस टाइम पे जो डिस्कवर हुए थे वही,
उसके अलावा जितनी बातें हम रेगुलरली अब जानते हैं जेनेटिक्स के अंदर, दैट ऑल कम्स इन योर मॉडर्न जेनेटिक्स। तो हम अभी बेसिक जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ग्रेगर जॉनन मेंडल, ये हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। बेसिकली ही वॉज अ मॉन्क। इनकी बहुत हिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि बेसिकली ये मॉन्क थे ऑस्ट्रिया के अंदर, और इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। इसी के चलते इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था मटर पे, दैट इज पाइसम सेटाइवम। तो जो पाइसम सेटाइवम है, इसको अपन नॉर्मली क्या बोल देते हैं? गार्डन पी, ठीक है, जिसपे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं नीट पे, तो आगे की सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। आओ देखो, सबसे पहली इंफॉर्मेशन, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट कितने साल तक किया था? ईयर आपको याद होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट इन्होंने 7 ईयर्स तक किया था। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1856 से 1863 तक तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद इन्होंने 1865 के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को पूरा प्रॉपरली पब्लिश कराया था वहाँ के एक लोकल पेपर में। तो ये हमें याद होना चाहिए कि 7 ईयर्स तक इन्होंने पूरा का पूरा रिसर्च किया था। पूरा एक्सपेरिमेंट जो है 7 साल तक चला था। और पब्लिश कब हुआ, ये दोनों क्वेश्चन हमें, मतलब ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें याद होनी चाहिए। अब इन्होंने मटर पे काम किया। क्वेश्चन है मटर पे ही क्यों काम किया, क्या एडवांटेज थे मटर के? आओ देखो, सबसे पहली चीज, इट इज इजी टू ग्रो। काफी जल्दी उग जाती है यार, कोई ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं आती, इजीली आप कहीं भी ग्रो कर सकते हो। बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इसका, शॉर्ट लाइफ स्पैन, मतलब 2-3 महीने में इजीली। वहीं अगर तुम बात करो, सपोज करो यार मेंडल इंसानों को पढ़ना शुरू कर देते, तो इंसान की एक जनरेशन आने में 20-25 साल लग जाते हैं, तो वो काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए इसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन है, तो आपको जल्दी जल्दी इसके प्रोजेनी यानी कि बच्चे मिलेंगे। नेक्स्ट आओ, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मेंडल ने टोटल इसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पढ़े थे, 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पढ़े थे। नेक्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है? जैसे कि हाइट पढ़ ली, फ्लावर का कलर पढ़ लिया, फ्लावर की पोजीशन पढ़ ली, सीड का कलर पढ़ लिया, सीड का शेप पढ़ लिया, ये सारे क्या है? कैरेक्टर है ना, तो अलग अलग कैरेक्टर है, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट चीज, मटर का जो फ्लावर आता है, ये मटर का फ्लावर ना बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है बेटा, इसमें मेल भी होता है, इसमें फीमेल भी होता है, ठीक है, दोनों होते हैं। तो आप चाहो तो इसका इसी में ही फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, मतलब पॉलिनेशन इसका इसी में ही करवा सकते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन का ऑप्शन भी है। अगर मैं चाहूं तो इसको किसी और फ्लावर के थ्रू, मतलब इन शॉर्ट कोई दूसरा मटर के फ्लावर के थ्रू भी पॉलिनेशन करा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, सेल्फ पॉलिनेशन का भी, क्रॉस पॉलिनेशन का भी। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। तो ये कुछ बातें थी जो उनको काफी ज्यादा एडवांटेज लगी पी प्लांट को सिलेक्ट करते टाइम। नेक्स्ट आओ, बाइसेक्सुअल फ्लावर था, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। नेक्स्ट देखो, शॉर्ट लाइफ स्पैन, ये मैंने पहले ही बता दिया। लार्ज नंबर ऑफ सीड इन शॉर्ट टाइम, भाई ऑब्वियस ही बात है ना, जिसका लाइफ स्पैन ही छोटा है उसके बच्चे तो तुम्हें जल्दी जल्दी मिलेंगे, फिर तुम फटाफट उसकी क्रॉसिंग करा दो, उसके बच्चे जल्दी मिल जाएंगे। तो आप बहुत ही कम टाइम पीरियड में काफी सारी जनरेशन पढ़ पाओगे, जो कि अगेन किसी की लाइफ साइकिल अगर बड़ी होगी उसमें आप काफी धीरे धीरे पढ़ पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कितने थे? पहली बात तो तुम्हें यहीं से क्वेश्चन पता होना चाहिए, मेंडल ने प्योर लाइन से वर्क करना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने 14 कैरेक्टर्स थे, टोटल 14 कैरेक्टर थे, जो कि पेयर की फॉर्म में 7 थे। ये भी क्वेश्चन है, टोटल आपके पास कैरेक्टर कितने हैं? 14। पेयर की फॉर्म में देखो तो कितने हैं? 7 पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डोमिनेंट रेसेसिव। अभी क्या याद कराया मैंने डोमिनेंट रेसेसिव में? जो खुद को एक्सप्रेस कर दे, जो एक्सप्रेस कर दे वो डोमिनेंट है। जो खुद को एक्सप्रेस ना करे बेचारा साइड में, ठीक है, उसे आप बोलोगे रेसेसिव। अब आप यहाँ पे देखो कैरेक्टर्स जो हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं हमेशा स्टेम हाइट सबसे कॉमन होता है। हाइट क्या है देखो, या तो लंबा हो सकता है या ड्रॉप हो सकता है। कोई भी यहाँ पे मीडियम हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएगा, क्योंकि आप मेंडल पढ़ रहे हो जो कि बेसिक जेनेटिक्स है, ठीक है। तो टॉल यहाँ पर आपका क्या है? डोमिनेंट, और ड्रॉप क्या है यहाँ पे? रेसेसिव। फटाफट देखते जाते हैं, ये तो अब सब बच्चों को याद रहता है। नेक्स्ट आओ, फ्लावर का कलर, इट कैन बी वॉयलेट एंड इट कैन बी वाइट। वॉयलेट जो है वो डोमिनेंट हो गया, वाइट जो हो गया वो रेसेसिव हो गया। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल। देखो ये रहा फ्लावर का पोजीशन, अपन देख पा रहे हैं, ये रहा एक्सियल, आपको दिख रहे हैं साइड्स में। टर्मिनल, टर्मिनल बोले तो टिप पे, ये देखो ये टिप पे दिख रहे हैं आपको।
नेक्स्ट आओ पॉड का शेप, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड। बेटा इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो आपको ऐसा पॉड शेप पूरा का पूरा दिखे, ये आपको दिख रहा है इन्फ्लेटेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड में ऐसे 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 ऐसे, ये तो तुम मटर खरीदने जाओगे, ऐसे याद रखो इसको, मटर खरीदने जाओगे क्या भी ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी मटर खरीदना चाहोगे तुम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे याद रख लो, फुल या इन्फ्लेटेड, और इधर जो रेसेसिव है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट ऑफ पॉड का कलर। पॉड का कलर तुम्हें कैसे याद रहेगा? देखो अगर तुम मटर खरीदने जाओगे तो तुम बाहर का छिलका कैसा ढूंढोगे? हरा हरा, और येलो नहीं खरीदना चाहोगे। तो देखो ग्रीन यहाँ पे डोमिनेंट है, येलो यहाँ पे रेसेसिव है। सीड का शेप तो 10th क्लास से अपन को याद रहता है, सीड का शेप राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड आपका रेसेसिव है। राउंड ये रहा, और ये रहा राउंड, और ये रहा रिंकल्ड, ऐसा झुरी झुरी वाला। ठीक है, मटर का दाना यार गोल पसंद आएगा ना अपन को, तुम खाओगे मटर तो तुम्हें गोल पसंद आएगी, ऐसे झुरीदार मटर हमें कतई पसंद नहीं आएगी। याद रखने का तरीका है, ठीक है। और लास्ट सीड का कलर येलो वाला डोमिनेंट है, ग्रीन वाला रेसेसिव है। तो ये हो गए आपके 7 पेयर। नेक्स्ट डेटा जो तुम्हें याद होना चाहिए वो ये है कि जितने भी कैरेक्टर, मेंडल ने नो डाउट 7 कैरेक्टर पढ़े, बट वो 7 के 7 कैरेक्टर 4 क्रोमोसोम पे ही अवेलेबल थे। क्या थे वो 4 क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 एंड 7, ये 4 क्रोमोसोम पे सारा डेटा अवेलेबल था। तो ये क्वेश्चन जनरली नहीं आता आजकल, बट फिर भी याद होना चाहिए, क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 एंड 7 पे सारा डेटा अवेलेबल था। चलिए नेक्स्ट आइए, मेंडल ने क्या टेक्निक्स यूज की? टेक्निक्स पता है कैसे याद होती है? बिल्कुल आसान टेक्निक है। देखो टेक्निक तुम कैसे याद कर सकते हो? मेंडल को ना मतलब ऐसे इमेजिन करो, DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना, वहां पे ऐसे सिमरन के पिताजी इमेजिन करो मेंडल को। तो देखो यहां से शुरू करो, ये रहा आपका फ्लावर, इस फ्लावर में ये रही फीमेल और ये रहा मेल। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो, ये कोई लड़की है, इस बेचारी ने अपना बॉयफ्रेंड खुद ने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मेंडल अंकल ने सबसे पहले तो क्या किया, इसके बॉयफ्रेंड को भगाया, ये ला, ये बॉयफ्रेंड हटा दिया, कट कर दिया। ठीक है, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन का मतलब यही होता है रिमूवल ऑफ एंथर। भाई एंथर मेल ही तो है ना, तो रिमूव कर दिया तुमने, इसके बॉयफ्रेंड को हटा दिया। बैगिंग, अब ये बेचारी किसी से मिल नहीं पाए, पहले तो तुमने इसका मेल उड़ा दिया, इसके बॉयफ्रेंड को भगा दिया, और इसको थैली से ऐसे बंद कर दिया ताकि अब ये किसी से मिल नहीं पाए, ये रूम में बंद कर दिया इसको, बैगिंग। तो बैगिंग का मतलब क्या होता है, आप फीमेल कहीं गलती से किसी और से पॉलिनेशन ना हो जाए तो उसको पूरा का पूरा क्या कर दो, कवर कर दो प्रॉपर्ली। ठीक है, डस्टिंग, अब अपनी इच्छा के लड़के से शादी करा दो। अब ये बेचारी की अपनी इच्छा के, इसकी इच्छा के अगेंस्ट शादी करा दो इसकी किसी से। मेंडल अंकल ने अपनी इच्छा से इसकी शादी करा दी, दैट इज डस्टिंग। भाई अब ऐसे तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया होगा उन्होंने, बहुत सारा। तो उस एक्सपेरिमेंट में कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो उन्होंने प्रॉपर्ली उसमें टैग्स लगा दिए, उस टेक्निक को हम बोलते हैं टैगिंग। फिर वो क्रॉसेस हुए, ऑब्वियसली बात है, पॉलिनेशन कराया तो आपने, क्रॉस तो होगा, इसे फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये क्रॉसेस। एंड फाइनली जब ये क्रॉस हुआ तो इनके आपको क्या मिलेंगे, खूब सारे मटर के दाने। तो मटर के दाने, कलेक्शन ऑफ सीड, और उसके बाद एज पर द रिक्वायरमेंट आप इनको दोबारा ग्रो कर सकते हो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये टेक्निक्स मेंडल ने यूज की थी, जिसपे इमैस्कुलेशन पे कॉमनली क्वेश्चन बन जाता है, बैगिंग पे कॉमनली क्वेश्चन बन जाता है। इमैस्कुलेशन का मतलब है मेल उड़ा दो, बॉयफ्रेंड भगा दो। ठीक है, बैगिंग किसी और से ना हो जाए, उससे पहले उसको ढक दो, किसी से मिल ही नहीं पाए, अपनी इच्छा से शादी कराएंगे अपन इसकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, रीजन ऑफ सक्सेस और रीजन ऑफ फेलियर। भाई ये दोनों टॉपिक से वैसे क्वेश्चन कम आता है, बट स्टिल एक बार रीड कर लेते हैं। मेंडल ने जो सक्सेस के रीजन थे वो सबसे पहला था, मेंडल ने जल्दबाजी नहीं मचाई। अगर वो एक टाइम पे कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो उन्होंने ऐसे हौच पौच नहीं किया, एक कैरेक्टर पढ़ा, 2 कैरेक्टर पढ़ा, ऐसे नहीं बिल्कुल मिक्सर में आजकल के सारे एक साथ ही पढ़ने लग गए। तो उनका एक बेस्ट बात थी कि उन्होंने कम कैरेक्टर्स को स्टडी किया एक टाइम पर, तो ताकि वो प्रॉपरली डेटा को रिकॉर्ड कर पाए। नेक्स्ट है गार्डन पी सेलेक्ट करने का एडवांटेज, अपन ऊपर ही देख चुके हैं सारा का सारा। सैम्पलिंग साइज बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं 2 प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके आपको डेटा दे दिया, काफी बड़ा लेवल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था विद प्रॉपर टैगिंग एंड विद प्रॉपर, यू कैन से प्रॉपर रिकॉर्ड्स के साथ। तो ये इनका बेनिफिट था, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। भाई मेंडल पहला बंदा था जिन्होंने बायो के साथ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स यूज की थी। तो ये पॉइंट तो इनका एडवांटेज भी हो गया और ये डिसएडवांटेज भी हो गया। सोचो क्यों,
एडवांटेज ऐसे हो गया कि भाई यार सोचो उस जमाने में बायो में, आज अपन अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते यार बायो और मैथ्स का कॉम्बिनेशन। उन्होंने उस टाइम पे स्टैटिस्टिक अप्लाई किया था अपने पूरे सैम्पलिंग डेटा को एनालाइज करने के लिए, तो ये इनका बेनिफिट था। आ जाओ अब इनकी सक्सेसफुल ना होने के, फेलियर के रीजन क्या थे। देखो उस जमाने में ना कम्युनिकेशन बहुत पुअर था, हद से ज्यादा पुअर कम्युनिकेशन था, तो पुअर कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं एक रीजन रहा है उनके फेलियर के लिए। नेक्स्ट एक और बात है, जब इनका काम चल रहा था उस टाइम पे मोर ओवर लोगों का जो ध्यान था वो बेसिकली किस पे था, वो बेसिकली था अपने बेसिकली इनका ध्यान जो था उस टाइम पे वो मोर ओवर, सो पहला पॉइंट हो गया पुअर कम्युनिकेशन। नेक्स्टली बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान ना उस टाइम पे डार्विन के काम पे चल रहा था, नेचुरल सिलेक्शन के। ये पॉइंट लिखा हुआ नहीं है बट हाँ अगेन उसी टाइम के आसपास डार्विन का काम चल रहा था। नेक्स्ट जो एक दिक्कत थी वो ये थी कि इन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया था ना, जो स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन बायो में डाला था, भाई उस जमाने के लोगों को समझ नहीं आया था वो, आज के ज़माने में नहीं समझ आता तो उस जमाने में तो कैसे ही समझ आएगा लोगों को। और लास्टली जो बहुत बेकार बात थी कि वो कोई जो जीन वर्ड उन्होंने, जीन की जगह उन्होंने फैक्टर टर्म जो यूज़ किया था, इसका फिजिकल एविडेंस नहीं दे पाए थे। तो अगर लोगों ने पूछा कि भाई जीन या जो तुम फैक्टर बोल रहे हो ये कहाँ होता है, इसका फिजिकल एविडेंस ये नहीं दे पाए थे, तो ये इनका ड्रॉबैक रहा। आ जाओ नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट तुम्हें पता होना चाहिए मेंडल के काम की रीडिस्कवरी एज इट इज 3 अलग अलग बंदों ने जो दिया, उन तीनों बंदों का नाम तुम्हें पता होना चाहिए। पहली बात 1900 में रीडिस्कवर हुआ, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डेवरीज एंड वॉन टेशरमार्क। कॉरेंस, डेवरीज, टेशरमार्क, तीनों का नाम ऐसे याद रहता है, कॉरेंस, डेवरीज एंड टेशरमार्क। इन तीनों ने मेंडल का काम एज इट इज रीडिस्कवर किया। नेक्स्ट आओ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। देखो बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस क्या होता है। एक काम करते हैं, रुको पहले हम मेंडल का कॉन्सेप्ट समझते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस समझेंगे। तो इसको नीचे चल रही हूँ मैं, आ जाओ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं फटाफट। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्टेड एज पेयर। देखो बेटा पेयर वर्ड आ गया है यहाँ पर, तो टोटल मैंने बोला तुम्हें 14 लिया था और पेयर में वो 7 पेयर है, तो लिए तो 14 थे। तो आपका देखो नीट 2020 का क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा। नेक्स्ट आओ, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर कौन सा मेंडल ने कंसिडर नहीं किया था। तुमने देखो क्या क्या पढ़ लिया वही देख लो। ये आपने हाइट पढ़ा था, ये तो लिया था। पॉड, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रक्टेड, ये भी था। सीड का कलर ग्रीन है मतलब या येलो है, ये भी हमने पढ़ा था। बट कहीं से कहीं तक मेंडल ने ट्राइकोम जैसा कोई कैरेक्टर नहीं लिया था, तो ये आपका आंसर हो गया। देख लो नीट 2017 का क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो ऊपर का जो टॉपिक है वो इतना भी आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। नेक्स्ट आओ, विच वन ऑफ दोज, इनका बेसिकली मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का ईयर बता दो। भाई अभी अपन ने पढ़ा था 1856 से 1863, 1865 के अंदर उन्होंने पब्लिश करा दिया था। तो ये देखो नीट 2017 का सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो ये बेसिक फर्स्ट पैराग्राफ से उठाए हुए 3 क्वेश्चन है, जो भी बच्चा गलत कर देता है क्योंकि वो इसे पढ़ता ही नहीं है। नेक्स्ट अब आते हैं अपन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड अपन डाइहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, फिर अपन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस देखेंगे। आ जाओ, मेंडल ने टोटल अपन को 3 लॉ दिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे पहले, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब है जब आप एक टाइम पे एक ही जीन को पढ़ रहे हो तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। आ जाओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, मेंडल ने शुरुआत की आपकी पेरेंट जनरेशन से। पेरेंट आपको प्योर लाइन लेने पड़ेंगे, जो भी पेरेंट आप ले रहे हो वो आप क्या लोगे, प्योर लाइन। तो प्योर लाइन उन्होंने एक टॉल पेरेंट लिया और एक ड्रॉफ पेरेंट लिया। अब बेटा ये तो तुमने लिखा है, तो इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे, कैपिटल टी और इधर लिख दोगे स्मॉल टी। ठीक है, इसका जब अपन गैमेट बनाएंगे, ये तो आपका अभी फॉर्म है पेरेंट फॉर्म, तो इसका डेफिनेटली आपको गैमेट बनाना पड़ेगा। तो गैमेट में कैपिटल टी इधर से बन गया और इधर से स्मॉल टी। पहले पूरा समझ लो, फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन साथ में पढ़ लेंगे। अब आओ इसकी F1 जनरेशन क्रॉस कराओ। बेटा F1 जनरेशन जब तुम क्रॉस कराओगे तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है, इधर दोनों पेरेंट की साइड से कैपिटल टी ही आ सकता है और इधर स्मॉल टी ही आ सकता है। तो आपकी जो F1 जनरेशन के चाहे कितने भी बच्चे हो जाए, सारी प्रोजेनी विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि कौन सी फॉर्म है, हेटेरोजाइगस फॉर्म। दिस फॉर्म इज योर हेटेरोजाइगस फॉर्म। ठीक है,
अब अगर मैं इसका सेल्फिंग करा दूं तो मैं F2 जनरेशन निकालूंगी। तो इसका सेल्फिंग कराने के लिए कुछ नहीं, जो भी F1 जनरेशन है ना उसका सेल्फिंग करा दो। भाई सेल्फिंग कराना इंसानों में पाप है, अपन भाई बहन होते हैं, पर मटर के दाने में कोई भाई बहन होता है क्या? कोई भाई बहन नहीं होता। तो यहां पर अगर आप देखो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसको अब आप सेल्फिंग कराओ तो यहाँ पे वापस गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। भाई इस बार तुम देख रहे हो तुम्हारे 2 गैमेट है। इसका मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी तुम्हें लास्ट में। तो यहाँ पे आपके 2 गैमेट आ गए। अब इसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे पुन्नेट स्क्वायर। एनसीईआरटी की ही लाइन है, जो तुमने ध्यान नहीं दी हो तो पुन्नेट स्क्वायर को बेसिकली एक ब्रिटिश जेनेसिस्ट ने दिया था जिनका नाम था रेजिनाल्ड सी पुन्नेट। ये डेटा भी हमें पता होना चाहिए। देखो ये 2 गैमेट में इधर की साइड रख रही हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 गैमेट में इधर की साइड रख रही हूँ। अब आ जाओ इनकी क्रॉसिंग करा देते हैं। इसको इसके साथ कैपिटल 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 स्मॉल, इसको इसके साथ कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल स्मॉल। तो बेटा आपके पास आ चुके हैं ये पूरे कैरेक्टर। आ जाओ जब इसका अपन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप देखते हैं। सो हेयर यू गो विद फिनोटाइप। फिनोटाइप में तुम पहले बताया था फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस फिजिकली तुम्हें लंबा दिखेगा, पहला बंदा लंबा दिखेगा, ये भी तुम्हें लंबा दिखेगा, ये भी आपको लंबा ही दिखेगा, ये आपको छोटा दिखेगा। तो आपको 3 लंबे यानी कि 3 टॉल एंड 1 स्मॉल। तो फिनोटाइप क्या होगा 3:1, ये भी पता होना चाहिए। और नेक्स्ट इसी का ही अगर मैं जीनोटाइप जीन लेवल पे चल जाऊं तो बेटा जीन लेवल पे मैंने तो पहले ही बताया था आपको, जो लंबा दिख रहा है उसका भी जीन लेवल पे होमो है कि हिट्रो पता होना चाहिए। तो देखो ये लंबा है बट ये होमो है, सो ये होमोटॉल 1। ये आप देख पा रहे हो हिट्रोटॉल कितने हैं आपके पास 2, सो दिस इज हिट्रोटॉल 2 एंड देन अगेन होमो आपका कितना हो गया 1। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास जीनोटाइप आ गया 1:2:1 और फिनोटाइप आ गया 3:1। तो विद दिस आपका इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन कंप्लीट होता है। अब इससे आपके 2 लॉ आते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फटाफट देख लेते हैं, एनसीईआरटी ने जो लाइन दे रखी है वो ये अपन फटाफट पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। देखो आप देख रहे हो कैरेक्टर को जीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, दे अकर इन पेयर, ये देख रहे हो तुम एलिलिक फॉर्म पेयर में आ रही है हमेशा। नेक्स्ट आओ, इन अ डिसिमिलर पेयर 1 मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट और एक रेसेसिव होता है। देखो डिसिमिलर पेयर, फटाफट देखो जहां से तुमने पेरेंट शुरू किया इसकी F1 जनरेशन आप देख पा रहे हो कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये डिसिमिलर हो गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। तो कैपिटल टी खुद को रेसेसिव नहीं होने देगा, कैपिटल टी कहेगा मैं हूं बड़ा, तो ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। इन शॉर्ट बेटा अगर सिंपल टर्म में जाए ना तो ये जीन प्रॉपर प्रोटीन बनाएगा जिसके कारण ये जो प्री प्लांट है वो लंबा हो जाएगा। स्मॉल टी बेचारा छोटा सा कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये कंडीशन जो होगी इसमें ये वाला कैरेक्टर जो होगा वो डोमिनेंट होगा और ये वाला कैरेक्टर जो है वो रेसेसिव होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसी से ही अपन समझ लेते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फटाफट पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखो नाम से पता चल रहा है सेग्रीगेट करना। तो भाई लोगों ने बोलने से पहले मेंडल ने समझा दिया कि अगर F1 जनरेशन में लोग यही पूछेंगे ना भाई F1 जनरेशन में अगर तुम कह रहे हो कि छोटा वाला कैरेक्टर गायब हुआ तो क्या वो मिक्स हो गया, क्या वो ब्लेंड हो गया, क्या वो दोबारा कभी दिखेगा नहीं? तो उसके लिए आपके पास सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें आप सीधा सीधा देख पा रहे हो सेकंड जनरेशन में जब आप ध्यान से देख रहे हो F2 जनरेशन, तो भाई F2 जनरेशन में ये दोबारा छोटा वाला बंदा ये दोबारा आया है, ये मेरे करण अर्जुन आएंगे तो ये दोबारा आ गए वापस। कैसे? ये जब किसी डोमिनेंट के साथ थे तो एक्सप्रेस नहीं कर पाए खुद को, पर जैसे ही ये दोनों एक जैसे आ गए इन्होंने खुद को एक्सप्रेस कर दिया और ये पूरा एंटायर कैरेक्टर आपको कैसा दिख गया, ड्रॉप। तो रेसेसिव वाला कैरेक्टर ना तो ब्लेंड हुआ था ना कहीं गया था। द ओनली थिंग इज वो जब खुद के जैसे बंदे के साथ ही आ गया तो उसने खुद को दोबारा एक्सप्रेस कर दिया। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इंपॉर्टेंट देख लो बातें जो एनसीईआरटी ने लिख रखी है। अलील कभी कोई ब्लेंडिंग नहीं दिखा रहे थे F1 जनरेशन में, ठीक है, आपको एज इट इज F2 जनरेशन में दोबारा मिल रहे हैं इजीली। नेक्स्ट आप देखो यहां पर, देखो जब आप ये देख पा रहे हो इधर डायरेक्टली देखो जो गैमेट्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है, ठीक है, इनके 2 काइंड के गैमेट बनते हैं। जैसे कि हेटेरोजाइगस कंडीशन गैमेट 2 तरीके के बने और इन दोनों में से इस बंदे को जब अपने जैसा दोबारा मिल जाएगा तो ये खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आपके 2 लॉ यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आज जो तीसरे लॉ पे चलते हैं फटाफट चलते हैं।
अच्छा, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, देखो इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। ट्रू ब्रीडिंग आप बोल रहे हो, टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन प्लांट, ठीक है, ये रहा टॉल, इसको आपने ड्रॉफ ट्रू ब्रीडिंग से कर दिया, तो ये लो स्मॉल टी। F1 जनरेशन जो आई बेटा, F1 जनरेशन यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी आएगी। F1 जनरेशन की भी आपने सेल्फिंग कर दी, इन शॉर्ट ये कर दिया आपने, उसका जीनोटाइप कितना आएगा? तो अभी मैंने तुम्हें बताया सीधा सीधा, फिनोटाइप याद कर लो 3:1, रट्टे लगा लो इसके तो, और जीनोटाइप आपका 1:2:1। तो ये देखो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन गलत, इधर देखो टॉल होमोजाइगस 1, टॉल हेटेरोजाइगस 2 एंड ड्रॉफ, ये लो आपका सीधा सीधा आंसर आ गया सी। इतने इजी क्वेश्चंस भी आए हैं नीट में, तो हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को हल्का नहीं समझना, सबको अच्छे से पढ़ना है। आ जाओ नेक्स्ट आते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस पे। डायहाइब्रिड क्रॉस में आ रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पूरा बनाने में टाइम लगेगा, अपन इसी डायग्राम पिक्चर से ही देख लेते हैं फटाफट। देखो भाई, एक टाइम पे आपको 2 कैरेक्टर लेने हैं, जैसे कि सपोज करो मैं तुम्हारी हाइट भी पढ़ रही हूँ और मैं तुम्हारे कान का शेप भी पढ़ रही हूँ, अगर मैं एक टाइम पे 2 कैरेक्टर पढ़ रही हूँ तो इस क्रॉस को आप क्या बोलोगे? डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मेंडल ने जब 2 कैरेक्टर को पढ़ा तो एक कैरेक्टर में उन्होंने क्या लिया, सीड का शेप क्या है और सीड का कलर क्या। तो सीड का शेप जो तुमने पहले याद कर लिया, राउंड येलो, एक डोमिनेंट पूरा, और एक उन्होंने ले लिया पूरा का पूरा रेसेसिव रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। जब तुम देखोगे इसको, मैं यहाँ पर फटाफट एक्सप्रेस करती हूँ, इधर नीचे करते हैं अपना, जरा देखो, एक तो उन्होंने क्या लिया, सीड का शेप, सॉरी पहले सीड का कलर ले रही हूं मैं, सीड का कलर एंड सीड का शेप, राउंड, और इधर क्या था, येलो, और ये क्या हो गया, येलो, इधर की साइड क्या हो गया, ग्रीन रिंकल्ड। थोड़ा सा मैंने उल्टा करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम वैसे भी लिख सकते हो, तो ओनली थिंग इज जो भी लिखो प्रॉपर चलाओ। येलो के लिए मैंने ले लिया कैपिटल आर, राउंड के लिए ले लिया कैपिटल आर, इधर ले लिया सारा का सारा मैंने स्मॉल के अंदर। सिंपल सी बात है, गैमेट बनेंगे भाई। देखो इधर से फिक्स है, ये वाई ही जाएगा, गैमेट के यहाँ पे टाइप बनेगा, तो इधर से फिक्स है, एक आर इधर चल जाएगा, एक इधर। सिमिलरली यहाँ पे जब तुम गैमेट बनाओगे तो यहाँ पे भी गैमेट यही बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। जब बेटा इनका फ्यूजन होगा तो आपका F1 जनरेशन जो होगा वो क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कैसी कंडीशन है यार, सीधी सीधी कंडीशन है ये, हेटेरोजाइगस की कंडीशन। अब मैं इसकी सेल्फिंग करूंगी, यानी कि मैं क्या कर लूंगी, F1 सेल्फिंग। यहाँ आती है एक इंपॉर्टेंट बात, गैमेट बनाने में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, बहुत आसान है। यू कैन यूज अ मेथड, फॉर्कलाइन मेथड। ये रहा आपके पास ये, ठीक है। फॉर्कलाइन मेथड में क्या करो, कैपिटल वाई इधर रखो, स्मॉल वाई इधर रखो, इधर आप एक बार कैपिटल आर रख दो, एक बार आप स्मॉल आर रख दो, इधर अगेन एक बार कैपिटल आर रख दो, एक बार स्मॉल आर रख दो। अब गैमेट देखो, गैमेट क्या आएंगे, देखो भाई, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। आ गए तुम्हारे पास 4 गैमेट। ये 4 गैमेट इधर भी बने हैं तो 4 गैमेट इधर भी बनेंगे। आ जाओ पुनेट स्क्वायर में रखें। अब बेटा इस बार पुनेट स्क्वायर कितने का बनेगा, ऑब्वियसली बात है ना, 4 गैमेट आपके पास इधर है, 4 इधर है, 4 4 16 बॉक्स का। पिछली बार आपके पास 2 गैमेट थे, 2 2 4 बॉक्सेस का आपने पुनेट स्क्वायर बनाया था। एंड नोट दिस थिंग, जो भी आपके बॉक्सेस बनते हैं ना, उनकी परसेंट निकालने का क्वेश्चन भी आ जाता है। आओ जरा एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे तुमने ये सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्या होगा, एक बार फटाफट मैं सॉल्व कर भी देती हूँ। ये यहीं देख लेते हैं अपन, कुछ भी नहीं करना है, एक बार इधर से लेना है, एक बार इधर से लेना है। तो ये बस कुछ नहीं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसी तरीके से पूरा अपन सॉल्व कर देंगे। आई नो सबको ये आता है सॉल्व करना, इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये क्रैश है तो थोड़ा जल्दी से अपन को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने पास पूरा का पूरा टेबल बन गया। देखो अब नेक्स्ट चीज जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस तुम ध्यान से देखो। तो चलो ये टेबल रेडी है अपने पास, आ जाओ फटाफट देखते हैं। जब आप पूरे टेबल में फिनोटाइप ढूंढो ना, फिनोटाइप देखने का तरीका मैं बता देती हूँ। फिनोटाइप जब आप देखना चाहते हो तो फर्स्ट देखो और थर्ड देखो बस। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। कितनी बार आ रहा है देखो, 1 2 3 4 5, इधर 6, इधर 7 8 एंड 9 बार आ गया। तो ये आपको 9 बार क्या मिलेगा, येलो राउंड। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो आप फटाफट इधर, ये देखो अगर मैं नेक्स्ट पे ध्यान दूं
कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो ये दिखेगा कैसा, देखो तुमको येलो दिखेगा एंड रिंकल्ड दिखेगा। ये आपको कैसा दिखेगा, येलो राउंड, ये दिखेगा आपको येलो पर रिंकल्ड। ठीक है, ये कितनी बार दिख रहा है देखो फटाफट देखो, यहाँ पे देखो 1, ये दिख रहा है आपको 2 और ये दिख रहा है आपको 3। मिल गया तुम्हें 3, 9 3। नेक्स्ट आ जाओ, कलर चेंज कर लेते हैं फटाफट वापस से। ये स्मॉल वाई कैपिटल आर कितनी बार दिख रहा है तुम्हें, 1 2 3, सीधा सीधा ये रहा 3। तो ये आपको दिखेगा कैसा, ग्रीन पर राउंड। और लास्टली आपका बेसिक कैरेक्टर जो अपना चल रहा है पेरेंट का, ये दिख रहा है तुम्हें स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी कि 1 बोले तो ये आपको दिखेगा ग्रीन और होगा कैसा, राउंड। तो बेटा अगर तुमसे पूछे डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या होता है, आप सीधा सीधा बोलोगे 9 3 3 1। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट अगेन अगर आपसे कोई पूछ ले डायहाइब्रिड का फिनोटाइप क्या होता है, सीधा सीधा याद कर लो 1 2 1 2 4 2 1 2 1, सीधा सीधा याद करना है 1 2 1 2 4 2 1 2 1। तो इन शॉर्ट विद दिस आपका जीनोटाइप खत्म होता है। इसी के साथ हमारा जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वो खत्म होता है यहाँ पे। वो एक्सप्लेन ये कर रहा है, भाई देखो ऐसा बात है, सीधी सी बात है, तुम एक लड़के हो, ठीक है, तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड है, ये तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड ये रही, ठीक है, ये कोई सी भी गर्लफ्रेंड XYZ, और ये A गर्लफ्रेंड है, ये B गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब तुम इसमें से शादी किसके साथ करोगे, ये तुम्हारी इच्छा है, समझ रहे हो। तो तुम एक कैरेक्टर हो, तुम बाउंड नहीं हो। तुम अगर येलो कैरेक्टर हो तो कोई तुमने ठेका नहीं ले लिया कि तुम राउंड के साथ ही जाओगे। यू कैन गो विद राउंड ऑल्सो, यू कैन गो विद रिंकल्ड ऑल्सो। आप राउंड के साथ भी जा सकते हो और रिंकल्ड के साथ भी जा सकते हो। इसी को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं ना, येलो राउंड के साथ भी जा रहा है, येलो रिंकल्ड के साथ भी जा रहा है, इंडिपेंडेंटली जा रहा है ना, इसलिए इस लॉ का नाम रखा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब एक बार फटाफट देख लो एक्सेप्शन। भाई मेंडल जो है ये तो बेसिक मेंडलिज्म है, इसमें एक्सेप्शन क्या आते हैं, तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सेप्शन लिख देती हूँ फटाफट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। अपन नीचे चलते हैं फटाफट। हाँ जी, तो एक्सेप्शन आ जाते हैं। एक्सेप्शन अगर आप देखोगे अभी लॉ नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस के आप 2 एक्सेप्शन देखने वाले हो। एक आप देखोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक आप पढ़ने वाले हो को डोमिनेंस। ये आपके लॉ नंबर 1 का एक्सेप्शन है। बेटा नेक्स्ट बात आप याद रखोगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो आपका लॉ नंबर 2 है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के लगता है। अगर तुम्हें लग रहा हो इसका भी एक क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बताऊंगी अभी। तीसरा आपका जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसके एक्सेप्शन क्या है। आ जाओ मेंडल के फॉर्मूला फटाफट अपन सम अप कर लेते हैं। भाई अगर तुम्हें क्वेश्चन में गैमेट फिनोटाइप जीनोटाइप निकालने को पूछा जाए तो तुम कैसे निकालोगे। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब भी आप कंसिडर करते हो आपको फॉर्म हेटेरोजाइगस इमेजिन करनी, जैसे यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t। तो ये जो है आप मोनोहाइब्रिड में 2 की पावर n से गैमेट निकाल सकते हो। तो n आप यहाँ पे क्या लोगे 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 आ गया। तो बेटा गैमेट यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना, कितने बनते, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। सिमिलरली फिनोटाइप का भी यही फंडा है, फिनोटाइप भी तुम यही डालोगे, कैपिटल T स्मॉल t, तो ये क्या हो गया 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 1। तो सेम आप डाल सकते हो 2, फिनोटाइप भी आपके पास 2 आ जाते हैं यहाँ पर। टॉल ड्रॉप। नेक्स्ट आ जाओ, जीनोटाइप तुम क्या लोगे यहाँ पे 3 की पावर n। जीनोटाइप 3 की पावर n लेंगे अपन, कितने जीनोटाइप बना रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हो 3, तो आप ध्यान से देख पा रहे हो। तो फिनोटाइप तुम्हें याद आ रहा है तुम्हारा कितना आया था 3:1, 3:1 आया था ना। 3 आपके पास टॉल थे, 1 आपके पास ड्रॉप था, तो फिनोटाइप आ गया ना 2। इधर जीनोटाइप देखो आप 3 की पावर 1 3 आएगा। तो बेटा याद करो तुमने अभी निकाला था 1:2:1 आ गया आपके पास 3 जीनोटाइप। इस तरीके से निकालते हैं अपन। आ जाओ एक डायहाइब्रिड का भी कर लेते हैं फटाफट। डायहाइब्रिड का कलर चेंज करके करते हैं। आ जाओ डायहाइब्रिड में वही सेम 2 की पावर इस बार 2 है, डायहाइब्रिड 2 कितना आ जाएगा 4। गैमेट याद करो क्या बनाए थे तुमने, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, फिर स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। आगे तुम्हारे नेक्स्ट फिनोटाइप। फिनोटाइप भी आपको याद आ रहे 4 आ रहे थे,
9:3:3:1 आपका आया था। आ गया आपके पास फिनोटाइप, वही सेम फॉर्मूला रख के। जीनोटाइप बेटा मैंने तुम्हें अभी याद करने को बोला था, क्या था? 1:1, 2:4:2 एंड 1:1। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आ जाओ 3 की पावर 2 रखो, कितना आएगा? 9। आ गए? समझ आया तुम्हें फॉर्मूले से अपन कैसे इजीली निकाल सकते हैं? तो अगर हमें फॉर्मूले से भी पूछा जाए तो हम कर सकते हैं। एक लास्ट अपन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी करके देख लेते हैं। जनरली ट्राई हाइब्रिड हमारी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट करने में क्या जा रहा है, कर लेते हैं। गैमेट 2 की पावर n कितना रखना है इस बार? 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 गैमेट बनेंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइप याद कर सकते हो। 27 999 333 1, ये याद कर लो एज इट इज। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से निकालो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। जीनोटाइप पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बस आपसे सिंपली अगर अपन देखें फॉर्मूला में पुट इन कर दो 3 की पावर 3, 27 जीनोटाइप आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कितने जीनोटाइप हैं, तो आपको पता होना चाहिए 27 जीनोटाइप बन सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये हमें अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, सो विद दिस हमने आज के लेक्चर के अंदर हमारा बेसिक मेंडलिज्म कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फटाफट इसके एक्सेप्शंस कंप्लीट कर लेंगे, जो कि बहुत ही छोटा लेक्चर होगा। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लस अगर आपके कुछ आइडियाज हैं जो आप हमें देना चाहते हैं, डेफिनेटली आप अपना जो भी आइडिया है वो हमें अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।